जनरल परसेप्शन क्या है? और अगर जनरल परसेप्शन एवरेज है कि नेता ईमानदार है, नेता हार्ड वर्किंग है, पार्लियामेंट में क्या एक ही चीज से वर्क होता है क्या? जब उससे पूछिए ना तो उसका जात भी पूछ लिए, बड़ा राजनीति इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिहार की राजनीति है तो उससे जात पूछ लीजिए, फिर बोलिए कि अब बताइए काम हो रहा है क्या? आपके सवाल का एक और उत्तर बार बार ये पूछा जा रहा था, आप तो शांडिल्य जी बहुत पढ़े लिखे हैं, इसको पढ़ लीजिए। एक एक कागज पर 33,000 करोड़ का काम तो लालू जी से चुनाव लड़ रहे हैं ना भाई जी। अगर जो प्रत्याशी है उनको अगर लालू जी की बेटी ना हो तो सड़क पर गांव में देहात में कौन पहचान रहा है? गैस पाइपलाइन पहुंचा ही दिए, सड़क बनवा ही दिए, बिजली 24 घंटा कटता नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता नहीं है, गांव देहात में स्टेबलाइजर अब कोई जानता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश शांडिल। आज हमारे साथ हैं सारण से 2024 के प्रत्याशी श्री राजीव प्रताप रूडी जी। अगर इनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1990 से राजनीति के क्षेत्र में और एक बार विधानसभा यानी कि विधायक बने, उसके बाद 5 बार लोकसभा का चुनाव इन्होंने जीता, 2 बार राज्यसभा से सांसद रहे और साथ ही साथ 2 बार केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी भारत सरकार में काम कर चुके हैं। तो आज का जो इंटरव्यू है ये खास सर के साथ होगा। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। तो बहुत सारी बातें हैं आपके बारे में, तो बहुत लोग जानते हैं, कितने इतने लंबे समय से आप राजनीति में हैं। तो कुछ चीजें थोड़ा सा शुरुआत से कि जब आपका शुरुआती राजनीतिक करियर था तो आप छात्र जीवन से ही राजनीति में आए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे एंट्री हुई, क्या सोच आई कि आप राजनीति में आ गए? देखिए, मैंने बहुत सोच करके राजनीति में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन शुरुआती तौर पर छात्र राजनीति में और पंजाब विश्वविद्यालय में हम अपने कॉलेज के अध्यक्ष बने। उसी दौरान हम राष्ट्रीय छात्र जनता जो चंद्रशेखर जी के का छात्र विंग था जनता पार्टी का, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था। और उसके बाद वहाँ से चल करके फिर विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में, और वहाँ पर छात्र संघ का महामंत्री बना। उसके बाद लौट करके बिहार चलाया और फिर इसी देहाती क्षेत्र में जो उसका नाम उस समय विधानसभा तरैया था, वहाँ से मैं तब चुनाव यहाँ लड़ा। और उस समय मेरी जीत उनसे हुई थी जो लगभग उस ज़माने में असंभव माना जाता था। डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह, एक ज़माना आपको याद होगा, रघुनाथ, प्रभुनाथ और जगन्नाथ जी, तो ये सब लोग सरकार में, कांग्रेस की सरकार में एक मजबूत स्तंभ थे। तो एक व्यक्ति को मैंने हराया, उनका नाम था डॉक्टर प्रभुनाथ, प्रोफेसर प्रभुनाथ। तो उस समय भी लोगों ने मुझे स्वीकार किया और तब से मेरी यात्रा लगभग 40 वर्ष की पॉलिटिकल यात्रा हो गई है। तो मोटे तौर से लोगों ने स्वीकार किया, तभी तो मैं इतने दिन तक चलता रहा हूँ, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। खास करके अगर काम की बात करें तो निश्चित तौर पे काम छपरा में दिखाई देता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन क्या कारण है कि वो काम जो हुआ है उसका लोगों तक पहुंच नहीं है? ऐसा इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि कई लोग इसके लेकर के नाराजगी जताते हैं कि नहीं, मतलब काम नहीं हुआ, लेकिन काम कई लोगों को लगता है कि हुआ है यहाँ पे। देखिए, एक पॉलिटिकल आदमी के बारे में अगर 50% भी लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है, इसका मतलब सचमुच बहुत हुआ है। क्योंकि आप चुनाव के समय पूछ रहे हैं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वहाँ 50% पॉलिटिकली उसको मेरे खिलाफ वोट देना है। और एक समीकरण है बिहार में माई का, तो उसको तो आप ग्लास में पेप्सी रखा हो और वो कहेगा नहीं मुझे तो पानी दिख रहा है, तो फिर आप उसको पेप्सी कैसे स्वीकार कराइएगा? तो और फिर भी लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है और लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो अगर घर में, पूरे भारतवर्ष में देहाती क्षेत्र में गैस पाइपलाइन, रसोई गैस तो घर घर नहीं पहुंचा है, ऐसे देहात के क्षेत्र में भारत में कहाँ पर एक योजना ले लीजिए ना, बाकी छोड़ दीजिए। छपरा से पटना जाने में पहले 3 घंटा 4 घंटा लगता था, छपरा से मुजफ्फरपुर जाने में 5 घंटा लगता था, 45 मिनट से 1 घंटा, 1.5 सवा घंटा में तय करते हैं। गंगा नदी पर लगातार पुल का जाल बिछ रहा है, चाहे वो 6 लेन अभी ब्रिज जेपी सेतु के पार लहू दिगवारा पुल का काम नहीं है ना। ये सब तो ऐसे ही हवा में कोई ना कोई सपना देखा होगा, और ये सब सपना राजीव प्रताप रूडी देखता है उसे। छपरा का बाईपास बन रहा है, जो 2 लेन था वो 6 लेन हो रहा है, अपने आप ही हो जा रहा है ना, कोई उसके लिए प्रयास नहीं, सरकार कोई और करा के। अमनौर का बाईपास बन रहा है तो वो तो अपने आप ही बन रहा है ना, उसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है। गरखा का बाईपास बन रहा है, रिंग रोड हो रहा है, गरखा में ज़मीन जो लाख रुपये कट्ठा बिकता था आज 50 लाख रुपये कट्ठा, अपने आप हो रहा है। परसा का बाईपास बन रहा है, टेंडर भी हो गया है, अपने आप हो रहा है। तो अगर आप, ये तो बहुत कम है, मुझे बहुत समय लगेगा, हम अपने बारे में नहीं बोलते हैं। जनरल परसेप्शन क्या है? और अगर जनरल परसेप्शन एवरेज है कि नेता ईमानदार है,
नेता हार्ड वर्किंग है, पार्लियामेंट में क्या एक ही चीज से वर्क होता है क्या? पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस नहीं देखिएगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस नहीं देखिएगा, लोगों से कनेक्ट नहीं देखिएगा, जिला प्रशासन के साथ आप 8 घंटे बैठक करते हैं और एक एक गरीब के बारे में चर्चा करते हैं, भारत सरकार की योजनाएं लागू करते हैं उसके बारे में चर्चा नहीं कीजिएगा, भारत के किस सांसद ने अपने गांव देहात में आयुष्मान कैंप लगवा करके अपने खर्चे से घर घर गांव तक कार्ड बनवाया है, काम नहीं दिखाई देता है। अब अगर सोच ही गलत हो जाए, अगर सोच ही हो, और अब चुनाव के समय क्यों पूछ रहे हैं कि हम काम करते हैं कि नहीं करते? जिसको वोट हमको नहीं देना है उसका सिद्धांत समीकरण माई का है, तो समीकरण माई के 50% लोग तो है ना, यहाँ तो आबादी 5 लाख है, तो 5 लाख वोट तो मेरे साथ, उसके 80% लोग तो मेरे खिलाफ हैं, तो उसके सामने आप क्यों जा रहे हैं पूछने के लिए कि भाई काम किया है कि नहीं किया है? जब उनसे पूछिए ना तो उससे उसका जात भी पूछ लीजिए, बड़ा राजनीति इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि बिहार की राजनीति है तो उससे जात पूछ लीजिए, फिर बोलिए कि अब बताइए काम हो रहा है कि नहीं। तो और कई बार वह आदमी जो मेरे काम को नहीं भी जानता होगा और मेरे भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होगा, वो तो कहेगा ही काम बहुत हुआ है। सड़क पर यह तय नहीं हो सकता है कि सांसद कितना काम करता है नहीं करता है, एक ओवरऑल परसेप्शन क्या है। और कोई पहली बार थोड़ी 5-7 दिन हुआ है हमको पॉलिटिक्स में आए हुए, बिल्कुल उसको पहचान देना है जिसने कुछ किया ही नहीं, अभी तो परीक्षा में प्रवेश ही कर रहे हैं। तो अब जिला के कलेक्टर बन के क्या कीजिएगा वो तो बात की बात है, परीक्षा तो पास कीजिए। खैर, जो चीज़ें आपने काम के बारे, क्योंकि पिछले जो भी चुनाव आपने लड़े हैं दिग्गजों के साथ यहाँ पे लड़ाई हुई है आपकी। आपके सवाल का एक और उत्तर, बार बार ये पूछा जा रहा था, तो आप तो शांडिल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, इसको पढ़ लीजिए। एक एक कागज पर 33,000 करोड़ का काम लिखा है, 33,000 करोड़। इसमें सारण लोकसभा के भीतर की बात कर रहे हैं, छपड़ा भी नहीं कर रहे, सारण लोकसभा भी। इसमें से देखिए ना कहीं गलती हमने लिखा हो, गलत छापा हो। कोई आदमी अगर इतना बड़ा पत्रक प्रकाशित करता है तो कार्यान्वयन के क्रम में, और जिसका डीपीआर तैयार हो गया सब है योजना, और मैं 2 दिन के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, अगले 100 साल के लिए काम कर। तो फिर चुनाव के समय मत पूछिए कैंडिडेट का कि कुछ लोग कह रहे हैं काम किया है, कुछ लोग नहीं कर रहे। तो जो लोग हमको वोट नहीं देंगे वो कहेंगे कुछ नहीं किया है, और जो लोग वोट देंगे वो कहेंगे बहुत खूब काम किया है। तो ये तो जनता तय करेगी। सबसे जो प्रमुख चीज़ें रही हैं, जो पिछले कई चुनाव जो आपने लड़े और उसमें जीत हासिल की, तो वो दिग्गज जो रहे हैं उनको आपने हराया है। लेकिन क्या इस बार का जो चुनाव है जिसमें जो कैंडिडेट हैं उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव के उद्देश्य की? देखिए, हम हमेशा अपने प्रतिद्वंदी का हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, लेकिन हम उनसे नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनसे लड़ रहे हैं चुनाव जो उनके मुखौटा है, आप मुखौटा है। और हम तो लालू जी से चुनाव लड़ रहे हैं ना भाई जी। अगर जो प्रत्याशी है उनको अगर लालू जी की बेटी ना हो तो सड़क पर, गांव में, देहात में कौन पहचान रहा है? तो ये बात सवाल है कि आप लोग बाल बाल क्या चुनौती, 5-10 दिन पहले तो आया गया है, 10 दिन से घूमना आप शुरू कर रहे हैं। तो आप हमसे ये सवाल, अगर 5 साल से घूमते रहे ना कोई, फिर स्वभाव था कि भाई देखिए मेहनत किया लोग, अब वो इसलिए हम दे रहे हैं वोट कि वो लालू जी की बेटी है, राष्ट्रीय जनता दल के हम समर्थक हैं, लालू जी को जिताना है इसलिए हम उनको दे रहे हैं। तो ये रेटोरिक तो पहले भी किसी को खड़ा करेंगे मिलेगा। तो कैंडिडेट का मेरिट हमसे मत पूछिए, कैंडिडेट का मेरिट जनता जानती है। कैंडिडेट का मेरिट एक ही है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो की बेटी है, और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको कैंडिडेट नहीं मिलता हो, पाटलिपुत्रा में अपनी बड़ी बेटी को लड़ाना पड़े, छपड़ा में अपनी छोटी बेटी को लड़ाना पड़े, जब सरकार बने तो छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़े, छोटे बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाना चाहे, अपने मुख्यमंत्री बनना है, और अपने जब जेल चले जाए तो अपने पत्नी श्रीमती जी को बना देना है मुख्यमंत्री। बड़ा भारी पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ा चर्चा का विषय है, बड़ी बड़ी राजनीति है, हास्यास्पद हो जाता है। जो आपका सांसद कंट्रोल रूम है, लोगों को उसको लेकर के भी कई सवाल रहते हैं कि ये सिर्फ कुछ अपने पहचान के लोगों के लिए काम होता है, तो उसके बारे में क्या? इसके लिए कुछ नहीं कहना है। जिन लोगों ने लाभ लिया हो, जो लोग, ऐसा व्यवस्था तो पूरे भारतवर्ष में नहीं है जी। और अगर हमने कुछ व्यवस्था कायम किया है उसमें 5 ही लोगों को लाभ हो रहा है, तो हो तो रहा है भाई। कहीं और हो तो बता दीजिए, किसी और ने। सरकारी योजना है क्या वो कि हमको लाभ मिलना ही चाहिए? एक प्रयास है, एक इनोवेशन है, और वो इनोवेशन ऐसा है जो आज लोग गांव-गांव तक उस पर निर्भर हैं। गांव में आग लग जाता है, डीएम कलेक्टर को पता नहीं चलता है, एसपी को नहीं पता चलता है, फायर ब्रिगेड को नहीं चलता है, राजीव प्रताप रूडी को सबसे पहले लोग फ़ोन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि वहाँ फ़ोन करने पर तुरंत, उनको भरोसा है कि रोड पर एक्सीडेंट हो जाए
तो किसी और को नहीं कॉल करते, कंट्रोल रूम में 24 घंटा एम्बुलेंस सर्विस रहता है। कहीं विदेश में कोई बेटा किसी का फंस जाए, किसी की मौत हो जाए, कोई कलेक्टर एसपी को नहीं करते, कोई अपने मुखिया और पंचायत के और विधायक को नहीं करते सीधे। हजारों ऐसे काम होते हैं जो भारतवर्ष में किसी संसदीय क्षेत्र में नहीं होता है। तो हर चीज को आप लोग नेगेटिव बनाइएगा तो हम अपने पॉलिटिकल एक्शन, अपने पॉलिटिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। आज मैं अपने को दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में अगर सबसे ज़्यादा डिलीवरी करने की ताकत में रखता हूँ, गरीबों तक आयुष्मान कैंप गांव-गांव तक कौन लगवा दिया आज पूरे भारतवर्ष में, गैस पाइपलाइन पहुंचा ही दिए, सड़क बनवा ही दिए, बिजली 24 घंटा कटता नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता नहीं है, गांव देहात में स्टेबलाइजर अब कोई जानता नहीं है। जिस देहात में लोग 10 किलोमीटर आके मोबाइल चार्जिंग करते थे बाजार में, उनको अब सपना लगता है। इंटरनेट की व्यवस्था करा ही दिया है। चिकित्सा व्यवस्था के लिए मेडिकल कॉलेज छपड़ा में बन ही रहा है। 500 बेड का मेडिकल कॉलेज बन रहा है और 500 बेड का छपड़ा सदर अस्पताल बन रहा है। ऐसे ही बन रहा है। एक अंतिम मत बुलवाए कीजिए मुझे विकास का, मैं तो अगले 50 साल के लिए काम कर रहा हूं ना। तो जो बोल रहा है ना वो पीड़ित है कि भाई इनको किस तरह से बोले, क्या बोले। कहीं दूर दूर तक राजनीति में कोई टिकने वाला नहीं है। अगर देखिए यदि मेरे खिलाफ इस तरह से बातें करके अगर आपको अपना वोट बनाना है, आपकी लड़ाई बहुत कमजोर है। कुछ और ढूंढिए जो मजबूती से रख सके। अपना काम आपके पास है नहीं। एक बस अंतिम सवाल होगा कि इतने चुनाव लड़े हैं, क्या 2024 का चुनाव आपके लिए कुछ पहले से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लग रहा है? हर चुनाव चुनौती भरा होता है। हर समय कार्यकर्ता आपके साथ खड़े होते हैं तो आपका बल मिलता है। और आज ऐसा मेरा मानना है कि कार्यकर्ता मेरे साथ मजबूती से, एनडीए का कार्यकर्ता मजबूती से हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनता का क्या लक्ष्य है? उनका लक्ष्य है कि राजीव प्रताप रूडी को यहाँ से जिता के भेजना है। राजीव प्रताप रूडी को क्यों जिताना है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उसने ईमानदारी से सेवक के रूप में अपने क्षेत्र में काम किया है। कमियां तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन सेवक के रूप में मैं काम करता हूँ। 24 घंटा इसी देहात में बैठ के रहता हूँ। पार्लियामेंट से निकलता हूँ, दिल्ली से निकलता हूँ यहाँ, और मेरे नाम मैं गर्व का एक सिंबल हूँ लोगों के लिए। गर्व से लोग देश दुनिया में कहीं भी हो, चाहे मेरा विरोधी भी हो, जो लालू जी के समर्थक हैं, अगर अपना परिचय देना होता है तो क्या ये अपना परिचय देते हैं कि मैं लालू जी के क्षेत्र का हूँ? वो परिचय ये देते हैं कि मैं रूडी जी का क्षेत्र का हूँ। तो जिसके नाम से आप अपना परिचय देश में नहीं दे सकते हैं, उस पार्टी को वोट देख के क्या होगा? गर्व से अगर मेरा विरोधी भी है तो कहीं भी रहता है तो गर्व से परिचय देता है कि मैं राजीव, आप जानते हैं मैं राजीव प्रताप रूडी जी के क्षेत्र का हूँ। तो भारत में लोग लालू जी को भी जानते हैं, भारत में लोग रूडी जी को भी जानते हैं, लेकिन परिचय लालू जी के नाम से कोई नहीं देना चाहता है, परिचय रूडी जी के नाम से देना चाहता है। और यही हमारे छपड़ा की जनता की खासियत है। हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जो माहौल है वो आपके पक्ष में हो और आपके जीत की अग्रिम बधाई भी देते हैं। और जिस तरीके से जनता आपसे इस बार उम्मीद कर रही है, उस उम्मीद पे और आप कुछ बेहतर करें आगे भी, जिस जैसा कि आपने पहले किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आपने समय आज दिया।